हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन पढ़ने वाले। और इसी टॉपिक में आपको ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन में आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों पढ़ना है, और जब हेटरोट्रॉफिक पढ़ेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है और कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस बढ़ता है आगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा स्टूडेंट्स कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब आइए समझते हैं। जो न्यूट्रिशन वर्ड है ना, वो लिया गया है न्यूट्रिएंट से। किससे लिया गया है? न्यूट्रिएंट से। कहा जाता है ना कि अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाओ, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे है? न्यूट्रिएंट्स को एग्जांपल बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स से ही बना है न्यूट्रिशन। अब आइए समझते हैं न्यूट्रिएंट्स किस में मिलेंगे? फूड में मिलेंगे। फूड क्यों चाहिए? फूड क्यों खाना है हमें? ताकि फूड से क्या मिले? एनर्जी। और उस एनर्जी का आप क्या करोगे? यूज करोगे और अपने दिन भर की जो एक्टिविटीज हैं, वर्क है, उसे परफॉर्म कर पाओगे। यानी कि सिंपल सा मतलब ये समझ में आ गया कि अगर हमें वर्क यानी एक्टिविटीज परफॉर्म करना है, ठीक है, हम सुबह उठ के जॉगिंग करने जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, है ना, हम सो रहे हैं, हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आप कुछ भी करो, साइकिल चलाओ, स्विमिंग करो, जिम जाओ, पढ़ो, हर समय आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए, है ना। और एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि आप जो भी वर्क कर रहे हो वो वर्क परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो वर्क करने के लिए क्या चाहिए? तो सर एनर्जी चाहिए। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी मिलेगी सर खाना खाने से, फूड से, है ना। किससे मिलेगी? फूड से। और फूड में क्या होते हैं? फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना। फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को जब हम खाएंगे, हमको एनर्जी मिलेगी तो हम वर्क कर पाएंगे। अब इस न्यूट्रिएंट्स को या तो हम बना सकते हैं या कहीं से ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को यानी न्यूट्रिएंट्स को बनाना, अगर नहीं बना पा रहे हो तो कहीं से ऑब्टेन करने का प्रोसेस ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिला के न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यूट्रिएंट्स। या अगर नहीं बना पा रहे हो तो क्या करोगे? तो भैया कहीं से उधार लोगे, कहीं से लोगे। जैसे मान लीजिए कि आप घर पे हो, मम्मी पापा नहीं है, खाना कौन बनाएगा? तो या तो आप खुद बनाओ, लेकिन अभी तो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, है ना, अभी आपको बहुत सारा कुकिंग नहीं आता है। तो आप कहोगे कि चलो ऐसा करते हैं, बाहर जाते हैं, दुकान से कुछ खरीद के ले आते हैं। तो या तो आपके पास पहला ऑप्शन था घर में बना लो, और नहीं बना पाए तो दुकान से खरीद के ले आओ, है ना। उसी तरह अगर एनर्जी चाहिए तो खाना खाना पड़ेगा। अब खाना या तो खुद बना लो या किसी दूसरे से ले लो। तो ये जो प्रोसेस है खाना बनाने का या खाना को ऑब्टेन करने का और फिर उससे एनर्जी करने का, तो ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, मैं यहां लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। क्या ऑब्टेन करना है? न्यूट्रिएंट्स। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कैसे करेगा? ठीक है, या तो बनाएगा या तो लेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, यानी अब न्यूट्रिएंट्स को यानी फूड को ऑब्टेन कैसे किया जाए, कैसे पाया जाए? तो यहां दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? अगर हम बात करें प्लांट्स की, अगर हम बात करें प्लांट्स की, एल्गी की या कुछ बैक्टीरिया की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लांट्स की, एल्गी की या बैक्टीरिया की, तो ये अपना न्यूट्रिएंट्स खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, यानी प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सोर्स का यूज करके क्या करते हैं? सिंपलर फूड या ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये इनऑर्गेनिक सोर्स में है क्या? तो इनऑर्गेनिक सोर्स में है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, तो इनमें तो ये तरीका पाया जाता है। लेकिन अभी बच गए एनिमल्स, उनमें क्या होता है, उनमें न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। प्लांट्स और एल्गी और बैक्टीरिया में तो डिफरेंट था, ये इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना खाना बना लिया, अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लिया। लेकिन ऐसा एनिमल्स के केस में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो एनिमल्स और फंजाई, ध्यान रखो, एनिमल्स और फंजाई में क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यानी कहीं और से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं। और कहां से लेंगे, प्लांट से। तो एनिमल्स और फंजाई में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का मैकेनिज्म ये है कि ये प्लांट से लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं। किसकी मदद से, बायोकैटलिस्ट की मदद से, जिन्हें हम आमतौर पे क्या कहते हैं, एंजाइम्स। और फिर एंजाइम्स जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है, उस सिंपलर सब्सटेंस से मिल जाते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिशन का प्रोसेस ओवर हो जाता है। तो एनिमल और फंजाई में क्या है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस डिफरेंट है। ये अपने न्यूट्रिएंट्स को कहीं और से लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और एंजाइम्स की मदद से उस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को सिंपलर न्यूट्रिएंट में ब्रेक कर देते हैं और फिर उस सिंपलर सब्सटेंस को, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स और फंजाई और कुछ बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, वो इनऑर्गेनिक सोर्स से ही अपना खाना, अपना न्यूट्रिएंट्स खुद बना लेते हैं और फिर ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो देयर इज टू डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहां से आपको साफ साफ पता चल गया कि दो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, तो इसीलिए नाम दिया गया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात समझ में आई, क्लियर? तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कहीं प्लांट से लेते हैं और एंजाइम्स की मदद से उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, यानी अपने फूड के लिए ये एनिमल और फंजाई प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स तो हो गए ऑटोट्रॉप्स, ऑटो यानी अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स और फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। प्लांट से जो सब्सटेंस लेंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा और फिर एंजाइम्स की मदद से उसे सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक कर देंगे और फिर यूटिलाइज करेंगे। तो ये क्या हुए, हेट्रोट्रॉप्स। और इनमें जो न्यूट्रिशन पाया जाएगा वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और प्लांट्स और फंजाई और बैक्टीरिया में जो पाया जाएगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कौन किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल, फंजाई, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। यानी हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों बोला है, अब जैसे ये हर्बीवोरस, शाकाहारी जानवर है ना, गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। लेकिन टाइगर, लायन, ये इनको खाते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे। तो कहीं ना कहीं टाइगर, लायन प्लांट्स पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, यानी जो कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी जानवर है। तो ये शाकाहारी जानवर प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है और जो मांसाहारी जानवर है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट्स नहीं होगा तो शाकाहारी नहीं होंगे, शाकाहारी जानवर नहीं होंगे तो मांसाहारी जानवर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सभी हेट्रोट्रॉप्स हैं और इनका सर्वाइवल ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। दोनों वर्ड ये ध्यान रखना, हो सकता है कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में असर्शन रीजन के फॉर्म में आ जाए। अगर ऐसा लिखा हो कि हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स ओनली डायरेक्टली ऑन प्लांट्स या ऑन ऑटोट्रॉप्स, तो ओनली डायरेक्टली कैसे होगा, डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से क्लियर हो गया कि दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे, जैसे प्लांट्स और एल्गी और बैक्टीरिया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा, यानी कि खाना नहीं बना सकते, प्लांट से खाना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप्स कहा जाएगा, जैसे कि एनिमल्स और फंजाई। फंजाई मतलब फंगस जो हम लोग देखते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ आपने देखा होगा मशरूम, मशरूम भी एक तरीके का क्या है, फंगस है, ठीक है। तो एनिमल और फंजाई में ये आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो, यानी कार्निवोरस एनिमल हो या हर्बिवोरस एनिमल हो, वो हेटरोट्रॉप्स है। फंजाई भी हेटरोट्रॉप्स है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसी में सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये प्लांट्स में पाया जाता है। तो प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे वर्क करता है, कैसे प्लांट अपना खाना बनाता है, आइए इसी को समझते हैं। तो यहाँ एक इक्वेशन लिखी गई है। अब मैं आपसे पूछूं ये इक्वेशन है क्या, जरा इसको रीड करो। तो यहाँ इसको अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है 6CO2 प्लस 12H2O। अब याद करो, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इनऑर्गेनिक सोर्स, इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका यूज करके अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना फूड बना लेते हैं। तो यही तो इक्वेशन में लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सभी क्या हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स हुए। इसमें कोई डाउट नहीं सर, इनऑर्गेनिक सोर्स कहाँ से मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलेगा, पानी मिट्टी से मिलेगा, किसको, प्लांट्स को। तो ये इनऑर्गेनिक सोर्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से और सनलाइट में जो एनर्जी है उसका यूज करके बना लेते हैं C6H12O6 और इसे कहते हैं ग्लूकोज, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। और क्या बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या है, ये फूड है, खाना है, किसका, प्लांट्स का। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सनलाइट की मदद से सन की एनर्जी को ट्रैप करके, उसे कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस भी बन रही है और थोड़ा बहुत पानी भी बन रहा है। तो ये इक्वेशन याद होना चाहिए। और इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे वर्क करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और इस न्यूट्रिशन के टाइप को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज फोटोसिंथेसिस। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है ये इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल्स था, तो 6, ये याद रखना पड़ेगा 6, पानी कितना था 12, ग्लूकोज कितना बना C6H12O6, ये पूरा 1 है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर ऑक्सीजन कितना बना 6, पानी कितना बना 6। तो 6 मोल या 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 पानी के मॉलिक्यूल से बनता है 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 6 पानी के मॉलिक्यूल। तो ये इक्वेशन याद रहेगा और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब हमने क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन में, खाना खाने से क्या मिलेगी, एनर्जी, और एनर्जी से वर्क होगा। तो ये जो ग्लूकोज यानी खाना प्लांट्स ने बनाया, इसका प्लांट क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, ताकि इस खाने से क्या मिले, एनर्जी मिले। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना ग्लूकोज हमने बनाया, प्लांट्स ने जितना ग्लूकोज बनाया, सारे के सारे ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाए। जैसे मान लीजिए घर में 20 रोटी बनी है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी 20 रोटी खत्म हो जाए। हो सकता है केवल 18 रोटी खत्म हुई, 2 रोटी बच गई। तो आप क्या करेंगे, उसे उठा के फ्रिज में रख देंगे, ताकि बाद में अगर किसी को भूख लगी तो वो 2 रोटी खा लेगा। सेम प्लांट्स भी करते हैं, वो जितना ग्लूकोज बनाते हैं उसमें से कुछ ग्लूकोज से वो क्या बना लेते हैं, कुछ ग्लूकोज से वो एनर्जी बना लेते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज बच गया, जिसकी जरूरत नहीं थी, उस ग्लूकोज को प्लांट बदल देते हैं स्टार्च में। किसमें, स्टार्च में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने आटे से क्या बनाई, आटे को गूंथ कर रोटी बनाई। अब आटा बच गया तो आटे को हमने फ्रिज में रख दिया, बाद में फिर उसी आटे से क्या कर लेंगे,
रोटी बना लेंगे। तो वही चीज, जो ग्लूकोज बच गया प्लांट उस ग्लूकोज को बदल देता है स्टार्च में। तो कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बच गया प्लांट उसे इमीडिएटली बदल देता है स्टार्च में और उसे जाकर स्टोर कर देता है। तो स्टार्च एक तरीके का क्या है, सोर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की जो आपको ध्यान रखनी है। अगर कभी आपसे पूछ लिया गया कि प्लांट्स के लिए इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह कौन काम करता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, तो आंसर क्या होगा, स्टार्च। ठीक है, अब जब जरूरत पड़ेगी तो इसी स्टार्च को वापस से तोड़कर ग्लूकोज बनाकर और फिर उससे एनर्जी बना ली जाएगी। तो वही लिखा है, टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो ग्लूकोज बनाया प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से, फिर उस ग्लूकोज में से जितने एनर्जी बनाने के लिए उपयोग करना था, यूज करना था, उस ग्लूकोज को यूज कर लिया, बचे हुए ग्लूकोज को स्टार्च में बदल दिया। अब कभी जरूरत पड़ेगी तो उसी स्टार्च से वापस ग्लूकोज बनाकर फिर एनर्जी बना लेगा प्लांट। तो प्लांट के लिए इंटरनल एनर्जी रिजर्व यानी कि एनर्जी का जो रिजर्व है, स्टोर है, वो किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म। तो ये याद रखना है, स्टार्च इज इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ द प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस मैंने यहां आपको एक बार में इक्वेशन लिखकर बता दिया कि ये है फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये स्टेप वाइज होता है। कई इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में और वो इवेंट्स क्या होते हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो पहला इवेंट है, ठीक है, पहला हम ये नहीं कि हमेशा यही पहला होगा, 3 इवेंट पढ़ने हैं, तीनों में कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी दूसरा हो सकता है, कोई भी तीसरा हो सकता है। तो एक इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होती है, पत्तियों में, प्लांट्स की पत्तियों में क्लोरोफिल है। और लाइट एनर्जी कहाँ से मिली, सन से। सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया किसने, क्लोरोफिल ने, जो पत्तियों में पाया जाता है। तो ये आपका एक स्टेप हो गया, इवेंट हो गया। ठीक है, अब एनर्जी मिल गई, क्योंकि अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से प्लांट्स को ग्लूकोज यानी खाना बनाना है तो एनर्जी चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। कौन करेगा, पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो करेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो लाइट एनर्जी, सन में जो लाइट एनर्जी थी, इसका जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उस लाइट एनर्जी को बदला जाएगा केमिकल एनर्जी। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गया। और जो पानी था, इनऑर्गेनिक सोर्स में पानी था कि नहीं, तो ये पानी टूटेगा, स्प्लिट होगा। तो ये पानी टूटेगा तो इससे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वही लिखा है कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, और साथ ही साथ पानी का जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है, और उसके स्प्लिट होने से आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये पानी टूटा तो क्या मिला आपको, एक हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला। ठीक है, और तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का रिडक्शन, और रिडक्शन होकर वो किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज, जो एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका थर्ड स्टेप है। अब जरूरी नहीं कि ये स्टेप सीक्वेंस में हो, मतलब हमेशा पहला स्टेप ये वाला हमेशा पहला स्टेप हो, ये दूसरा स्टेप हो और ये तीसरा स्टेप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि ये सेकंड वाला काम पहले हो, फर्स्ट वाला सेकंड में हो, है ना। तो ये आपको याद तो रखना है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में हो। तो ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोटोसिंथेसिस के ये 3 इवेंट होते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लो, फिर से माइंड में इसको रिवाइज करो। पहला क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा,
conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. और थर्ड क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू कार्बोहाइड्रेट या कह लो ग्लूकोज. ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, ग्लूकोज बना ना, सबसे पहले तो ग्लूकोज बनता है, बाद में वो भले ही स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के 3 इवेंट है. अब क्या लिखा है, These steps need not take place one after the other immediately. जरूरी नहीं कि ये तीनों एक के बाद एक हैं, है ना, कोई भी पहले हो सकता है, कोई भी बाद में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट. अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं. इस लाइन को अगर समझना है तो एग्जाम्पल के लिए ये समझाया गया है. तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, ऊपर वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन है. ऊपर वाली लाइन क्या कह रही थी कि ये जो तीनों इवेंट है जरूरी नहीं एक के बाद एक हो. यानी कि अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल हुआ है तो हो सकता है कि फिर रिडक्शन हो जाए, बाद में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या हो, कन्वर्ट हो, है ना. तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड हो सकता है, थर्ड फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट आपका थर्ड भी हो सकता है. तो ये स्टेप आगे पीछे अपने हिसाब से होंगे. क्लियर, लेकिन होंगे यही 3 इवेंट्स. तो ये 3 इवेंट्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे नॉर्मल प्लांट्स में तो ऐसा ही होता है, नॉर्मल प्लांट्स में तो वही 3 इवेंट होते हैं सीक्वेंस से. लेकिन अगर डेजर्ट प्लांट की बात करें, डेजर्ट प्लांट की बात करें तो डेजर्ट प्लांट में, डेजर्ट में है गर्मी बहुत पड़ती है. ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. आमतौर पे जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, दिन में. दिन में जो पत्तियां हैं उनमें अभी हम आगे पढ़ेंगे स्टोमेटा होता है, छेद, वो छेद दिन में खुल जाता है. तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है, एटमॉस्फेयर में है, वो पत्तियों के अंदर आ जाता है. ठीक है, लेकिन डेजर्ट के प्लांट अगर ऐसा करेंगे तो डेजर्ट में तो बहुत गर्मी. तो अगर पत्तियों में जो छेद है वो खुलेगा दिन में, तो दिन में तो इतनी तगड़ी धूप है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए छेद खुला, स्टोमेटा खुला, लेकिन उस दौरान एक हादसा हो गया. हादसा ये हो गया कि पत्तियों के जो छेद खुलने से सन की लाइट डायरेक्ट पड़ी तो पत्तियों में जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने गए थे, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए. इसीलिए डेजर्ट के प्लांट सोचते हैं कि हम दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, हम रात में लेंगे, क्योंकि रात में धूप होगी ही नहीं. भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेने से मतलब है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि दिन में ही चाहिए, रात में भी तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो इसीलिए डेजर्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट. यानी रात में कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उसका यूज करके एक इंटरमीडिएट बना लिया. कुछ ऐसा, कार्बन डाइऑक्साइड रात में, नाइट में एब्जॉर्ब किया और एक उससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया. ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. अब दिन में पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो जो दिन में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, वो लाइट एनर्जी इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बदल देगी किसमें, ग्लूकोज में. ऐसा हो रहा है. नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है, दिन में ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि दिन में सन है, तो दिन में ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है. लेकिन डेजर्ट प्लांट में ऐसा नहीं है. डेजर्ट प्लांट में दिन में तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन रात में हो रहा है, ताकि पानी लॉस ना हो. तो ये अलग तरीके से है. तो वही चीज है कि अब सोचो, नॉर्मली आमतौर पे जो प्लांट्स हैं, हमारे घरों में जो प्लांट्स हैं, जो जंगलों में प्लांट हैं, है ना, खेतों में आसपास जो पेड़, गांव में जो पेड़ लगे हैं, तो ये जो आमतौर पे जो प्लांट्स हैं वो दिन में ही लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन डेजर्ट के प्लांट ये काम दिन में करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो रात में करते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है.
तो डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर बात आई है किसकी, क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है जरा ये देख लेते हैं। तो ये पत्तियों का ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे मान लो ये मेरी जो पाम है ना, ये जो पाम है मान लो ये पत्ती है। अब पत्ती को मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है, वर्टिकली काट दिया। अब पत्ती का आगे वाला हिस्सा मैंने हटा दिया। अब जो आपको पत्ती का हिस्सा दिख रहा है ये समझ लो ऐसा ही व्यू है। पत्ती को हमने ऐसे काट दिया तो फिर पत्ती का जो अंदर वाला हिस्सा है उसी को यहां दिखाया गया है। ठीक है, तो पत्ती का ये जो ऊपर वाला जो लेयर है इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और ये जो नीचे वाला लेयर है ये है लोअर एपिडर्मिस। और इस अपर और लोअर के बीच में क्या क्या पाया जाता है, तो बीच में सेल्स हैं। सेल्स में ये जो हरे हरे कलर के जो डॉट है ना, ये हरे हरे कलर के जो डॉट हैं ये हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या है, ग्रीन डॉट्स। ये जो आपको हरे हरे डॉट्स दिख रहे हैं सेल्स के अंदर, सॉरी ये देखो ये ग्रीन डॉट लिखा है ना, ग्रीन डॉट। तो पत्तियों का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे जो कि फिगर 5.1 ये है, तो अगर इसमें आप डायग्राम में देखोगे तो पत्तियों का जो क्रॉस सेक्शन है उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सेल्स के अंदर हरे हरे डॉट नजर आएंगे। ये हरे हरे जो ग्रीन डॉट है ये क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। आपने 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ा है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। उसी में एक और भी होता है क्लोरोप्लास्ट जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये जो ग्रीन डॉट है ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का, ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल है जो क्या करता है, सनलाइट में जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है, प्लांट की सेल में। और वो प्लांट की सेल कौन सी है, पत्तियों की है। तो पत्तियों के अंदर सेल, सेल में क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का पिगमेंट क्लोरोफिल। दिस इज ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब आप ये देखो, यहां ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये वाली तीसरी लेयर हो गई, और ये चौथी लेयर हो गई। तो ये जो हरे रंग के जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये सबसे ज्यादा किस लेयर में पाए जा रहे हैं, सेकेंड और थर्ड लेयर में, है ना। तो फिर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी कहाँ होगा, सेकेंड और थर्ड लेयर में। अब मैं ये एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था कि 4 लेयर दे दिया था, 1 2 3 4, और पूछा था कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लेयर में होगी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला क्लोरोफिल। और वो कहाँ पाया जा रहा है सबसे ज्यादा, अपर एपिडर्मिस में है क्या, नहीं है क्लोरोप्लास्ट। लोअर एपिडर्मिस में है क्या, बहुत कम है, थोड़े बहुत है। सबसे ज्यादा कहाँ है, सेकेंड और थर्ड लेयर में। ठीक है, तो आपके यही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होंगे। तो इन 2 लेयर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, कौन सी 2 लेयर में, ये 2 लेयर, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। डन, समझ में आ गया। हाँ सर। अब हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, कौन करेगा, क्लोरोफिल। लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए ताकि उसको रिडक्शन करके, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना ले, ग्लूकोज। तो अब पहले कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, हवा में, और चाहिए कहाँ, पत्तियों के अंदर। तो पत्तियों के छेद से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के अंदर जाना पड़ेगा, ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो जो पत्तियों में छेद है उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टोमाटा, या कह लो स्टोमेटल पोर। तो व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तियों की सरफेस पे पाए जाने वाले टाइनी पोर, छोटे छोटे छेद, उन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा से
कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जाता है। अब स्टोमेटा को डायग्राम से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका स्टोमेटल पोर है, ठीक है, ये स्टोमेटा, उसका पोर यानी छेद, ठीक है। ये तब है जब स्टोमेटा का पोर क्या है, ओपन है, और जब स्टोमेटा का पोर बंद हो गया तो ये देखिए ये पतला हो गया उसका ल्यूमेन, तो ये आपका क्लोज स्टोमेटा है। ओपन स्टोमेटल पोर, क्लोज स्टोमेटल पोर, ठीक है। अब ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको छुपाकर मैं ये डायग्राम दिखाऊं और ये सारे लेबलिंग हटा दूं तो तुरंत समझ जाना ये ओपन का है, क्योंकि यहाँ चौड़ा है, ठीक है। और अगर ये डायग्राम दिखाओ तो यहाँ देखो ये स्टोमेटल पोर सिकुड़ गया है, तो यहाँ पोर बंद हो गया, तो ये क्लोज स्टोमेटल पोर है, ये ओपन स्टोमेटल पोर है, ठीक है। अब ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, ये है गार्ड सेल्स, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये येलो कलर का गार्ड सेल्स हैं, ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्लोरोप्लास्ट है, और ये बीच में जो है वो छेद है जिसे स्टोमेटल पोर कह रहे हैं। तो इस डायग्राम में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, स्टोमेटल पोर क्या है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, और गार्ड सेल्स कहाँ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गार्ड सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों गार्ड सेल्स इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। गार्ड सेल वही हैं जो स्टोमेटा की पोर को खोलते हैं और बंद करते हैं। जैसे देखो नाम है गार्ड सेल, तो गार्ड, बिल्डिंग के अपार्टमेंट के नीचे गार्ड होता है। गार्ड क्या करता है, कोई आया तो गेट खोलता है, चला गया तो गेट बंद कर देता है। तो गार्ड का काम है गेट को खोलना और बंद करना। तो उसी तरह यहाँ गार्ड सेल्स का काम है स्टोमेटा के पोर को ओपन करना, क्लोज करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये होता कैसे है अभी बताता हूं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लीव्स थ्रू दीज पोर फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो सबसे ज्यादा कहां से होता है, इन्हीं स्टोमेटल पोर से होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। तो पत्तियों के स्टोमेटल पोर के साथ तो गैसेस एक्सचेंज हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत गैसेस का एक्सचेंज स्टेम से भी हो रहा है और रूट से भी हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. अब आप ही बताइए, जरा सोचो, ये स्टोमेटा का पोर कहाँ है, पत्तियों में, छेद तो पत्तियों में है ना। तो जब ये छेद खुल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, लेकिन आमतौर पे ये छेद कब खुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कब एब्जॉर्ब करता है, दिन में। डेजर्ट वाले प्लांट तो रात में एब्जॉर्ब करते हैं ना, लेकिन नॉर्मली तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कब एब्जॉर्ब करते हैं, दिन में। तो दिन में लाइट भी मिल रही है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, तो दिन के समय में आमतौर पे जो प्लांट्स हैं वो अपना स्टोमेटा का पोर ओपन कर देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए। लेकिन धूप भी तो पड़ रही है, तो धूप पड़ रही है तो स्टोमेटा का पोर खुल गया, तो पत्तियों के अंदर जो पानी है वो धूप के कारण इवेपोरेट होकर लॉस भी तो बाहर भी तो निकलेगा। तो दो खतरा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते समय खतरा है कि बहुत सारा गर्मी के कारण पानी क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, है ना। तो इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो झूठ मूठ का अपना स्टोमेटा का पोर क्यों ओपन करेंगे, इसे बंद कर लेते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो, है ना। और इसी को हम आगे पढ़ेंगे, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वही चीज यहां लिखी है, अब इस आपको लाइन को समझ में आ गया होगा। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटल पोर, द प्लांट क्लोजेस दिस पोर, इन पोर्स को बंद कर देता है, कब, व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। पोर क्यों खुले थे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है तो झूठ मूठ का ये स्टोमेटल पोर क्यों ओपन हो गए, ये बंद हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आपने 15 तरीके की पकवान बनवाए, डिश बनवाए, लेकिन नहीं आने वाले हैं तो फिर क्यों बनवाओगे, क्यों शो ऑफ करोगे,
तब तो रोटी दाल चावल सब्जी खाया सो गए, लेकिन मेहमान आ रहे हैं तब तो बात अलग हो गई, है ना। तब तो आपको अपना इम्प्रेशन दिखाना होता है, तब आप अलग अलग तरीके के खाना बनवाओगे अच्छे। वही चीज़ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती है तो प्लांट अपने स्टोमेटल पोर को बंद कर लेते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमने ये पढ़ा था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, जो आपको मैंने यहां दिखाया। तो अब आप ये बताइए कि गार्ड सेल्स फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे स्टोमेटल पोर को ओपन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ये देखिए, तो होता है सारा खेल पानी का है। ठीक है, जब स्टोमेटा का पोर ओपन होना होता है तो बहुत सारा जो पानी है वो गार्ड सेल्स के अंदर भर जाता है। ठीक है, यहां क्या लिखा है, ये ए वाला ऑप्शन ओपन का है ना, यानी स्टोमेटा का पोर जब ओपन होना होगा तो बहुत सारा पानी गार्ड सेल्स कहाँ है, ये येलो कलर के गार्ड सेल्स हैं, तो बहुत सारा पानी इन स्टोमेटल पोर के अंदर भर जाएगा। तो पानी के अंदर मूवमेंट के कारण गार्ड सेल्स में क्या आ जाएंगी, स्वेलिंग। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, और स्वेल होने की वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब क्लोज होना होगा तो इसका रिवर्स प्रोसेस, तो जो पानी अंदर गार्ड सेल्स में गया था वो पानी अब बाहर निकल जाएगा, पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो पानी के गार्ड सेल्स से बाहर निकलने के कारण जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, और श्रिंक के वजह से जो स्टोमेटा पोर है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होने के वजह से स्टोमेटल जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटल पोर क्लोजेस। ठीक है, तो पानी अंदर गया, गार्ड सेल स्वेल हो गए तो स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। पानी गार्ड सेल से बाहर गया, स्टोमेटल पोर गार्ड सेल्स, पानी गार्ड सेल से बाहर गया तो गार्ड सेल्स क्या हो गए, श्रिंक, और श्रिंक हो गए तो स्टोमेटा का पोर क्लोज हो गया। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये डायग्राम ध्यान में रखना। ठीक है, तो गार्ड सेल्स की मदद से क्या हुआ, स्टोमेटा का पोर खुला, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, पानी कहाँ, मिट्टी से मिल गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इनऑर्गेनिक सोर्स है, और क्लोरोफिल की मदद से लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो गया। तो तीन चीजें चाहिए, सनलाइट की एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तीनों मिल गया। अब तीनों मिल गया तो खाना बन जाएगा फोटोसिंथेसिस से, है ना, क्लियर। अब इसके अलावा पानी कहाँ से मिलेगा, पानी भी तो इनऑर्गेनिक सोर्स है, रॉ मटेरियल है, वो मिट्टी से मिलेगा। ठीक है, तो प्लांट्स ऑल्सो नीड रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, वाटर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस टेकन फ्रॉम द सॉइल। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने हवा से लिया प्लांट्स ने, और पानी कहाँ से लिया, पानी लिया मिट्टी से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मिट्टी से और भी चीजें प्लांट लेता है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी से पानी लिया और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस कर लिया, ठीक है, वो तो होता ही है, साथ ही साथ मिट्टी से और चीजें भी मिलती हैं, जैसे मिनरल्स। तो प्लांट्स यूज अदर मटेरियल्स लाइक मिनरल्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। हम खाद क्यों डालते हैं, हम खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, क्यों, मिनरल्स मिलेंगे। आपने एनपीके, किसी भी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जरूर रहता है, एनपीके, क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये मिनरल्स मिट्टी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बाहर से ऊपर से डालते हैं फर्टिलाइजर के फॉर्म में। तो अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अब इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी से पानी के अलावा ये सारे मिनरल्स भी प्लांट लेता है। अब इनमें एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्यों लेता है मिट्टी से, क्योंकि नाइट्रोजन इसलिए चाहिए कि प्लांट्स प्रोटीन बना सके। तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाना है तो नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से। फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से। आयरन, मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से।
ठीक है, सब कुछ तो मिट्टी से मिलना है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर पानी, सारे मिनरल्स मिट्टी से मिलना है। ठीक है, तो जब मिट्टी से पानी एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो पानी में ही ये मिनरल्स डिसॉल्व रहते हैं। तो पानी जो है वो रूट से, सॉइल से कहाँ आ गया, रूट में, तो पानी के साथ साथ ये मिनरल्स भी आ गए। अब उसमें जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। अब ये जो नाइट्रोजन है ये किस रूप में लिया जाता है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में कि किसी दूसरे रूप में? नहीं, नाइट्रोजन जो मिट्टी से लिया जाता है वो नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के फॉर्म में लिया जाता है, और फिर उसका यूज करके क्या बना लिया जाता है, प्रोटीन। तो इसको ऐसे समझो, मिट्टी से जो नाइट्रोजन मिला किसको, प्लांट को, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के फॉर्म में मिला। ठीक है, यहां से क्या मिला, यहां से मिला नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से प्लांट ने क्या किया, नाइट्रोजन ने प्लांट से प्रोटीन बना लिया। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरीके से खाना बनके तैयार हो गया, प्लांट्स ने अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और इसमें मदद किसने किया, प्लांट की पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटल पोर ने और क्लोरोफिल ने, है ना। चलो, अब प्लांट्स की बात हो गई, अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताया था मैंने किस में पाया जाता है, एनिमल्स में और फंजाई में। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स और फंजाई हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, एंजाइम्स की मदद से उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, और फिर उस सिंपलर सब्सटेंस का यूज करके अपना एनर्जी बनाते हैं, फिर उससे वर्क करते हैं। तो यानी ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किन में पाया जाता है, एनिमल्स और फंजाई में। ठीक है, चाहे वो हर्बीवोरस एनिमल हो, कार्निवोरस एनिमल हो, चाहे कैसा भी फंजाई हो। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होगा, क्यों, क्लोरोफिल है ही नहीं। ठीक है, तो ये प्लांट से खाना लेंगे कॉम्प्लेक्स फूड, लेकिन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में तोड़ देंगे, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से। वो एंजाइम्स इनके शरीर में पाया जाता है। अब अंतर यह है कि जो फंजाई है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कहां तोड़ता है, बॉडी के बाहर। तो ब्रेकडाउन जो होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर में, वो बॉडी के बाहर यानी फंगस के बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, और एनिमल्स में यही ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर होता है। तो बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स में भी है और फंजाई में भी है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि एनिमल्स कॉम्प्लेक्स फूड को, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बदलना, लेकिन ये काम शरीर के अंदर एनिमल्स में होगा और ये काम शरीर के बाहर फंजाई में होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बदल देना, है ना, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से। लेकिन ये प्रोसेस होगा कहां, तो ये प्रोसेस जो है वो फंजाई में आउटसाइड बॉडी होता है, फंजाई में आउटसाइड बॉडी, और एनिमल्स में इनसाइड बॉडी। थोड़ा सा बस यही अंतर है, दोनों में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में बदलना, लेकिन ये काम बॉडी के बाहर फंजाई में हो रहा है और एनिमल्स में इनसाइड बॉडी हो रहा है। इसीलिए आप देखो, हम लोग खाना खाते हैं तो खाने को बॉडी के अंदर ही तोड़ा जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो एंजाइम्स हमारे कहाँ हैं, बॉडी के अंदर। लेकिन फंजाई क्या करते हैं, एंजाइम्स को बाहर निकालते हैं, फंजाई एंजाइम्स को बाहर निकाला, बाहरी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में बदल दिया, तब वापस अपने बॉडी के अंदर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। डन, वही चीज यहां लिखी है। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहां से मिला, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्लांट से मिला।
तो प्लांट से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिला और फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया सिंपलर सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, और इन्हीं एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। जैसे ये ब्रेड, हम लोग ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खा रहे हैं, ये इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रोकन डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और जब इसे तोड़ दिया जाएगा सबसे सिंपलर फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलर फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज है। कैसे होगा? एंजाइम्स के थ्रू। प्रोटीन, जिम जाने वाले लोग प्रोटीन चिकन खाते हैं, बहुत पनीर खाते हैं, क्यों? प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन का सबसे सिंपलर फॉर्म क्या है? एमिनो एसिड। और जो फैट है, फैट का सबसे सिंपलर फॉर्म क्या है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो हमको इसमें ब्रेक डाउन करना है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ना। कौन तोड़ेगा? एंजाइम्स। कहाँ तोड़ेंगे? बॉडी के बाहर तोड़ेंगे फंजाई में, और एनिमल्स के केस में बॉडी के अंदर तोड़ेंगे। ठीक है, अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? अब कुछ जगहों में, इंसान के केस में तो समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन कुछ एमोइबा जैसे जानवर होते हैं, उनमें जरा न्यूट्रिशन लेने का तरीका देख लो, है ना। तो अगर आप यहां देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल एमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। अब देखो, एमोइबा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, सेल में क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब बाहर वाली लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन होती है इलास्टिक, यानी कि अपना शेप बदल सकती है। ठीक है, तो अगर अपना शेप बदल सकती है तो इसी को फायदा उठाकर एमोइबा सेल मेम्ब्रेन से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की मदद से ही तो बना रहा है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक्सटेंशन है किसका? सेल की सरफेस का, यानी सेल मेम्ब्रेन का, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल। तो ये दोनों तरफ से देखो, ये फूड पार्टिकल है, रेड कलर का क्या है? फूड पार्टिकल। और ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन को, प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। क्या कहते हैं बच्चों? सूडोपोडिया। देखो, तो एमोइबा खाना कैसे खाता है? खाने को घेर लेता है फिंगर लाइक एक्सटेंशन से, जिसे सूडोपोडिया कह रहे हैं, और खाने को अपने शरीर के अंदर मिला लेता है। ठीक है, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। अब जब फूड एमोइबा के अंदर चला जाता है तो ये बदल जाता है किसमें? फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो फूड बदल गया फूड वैक्यूल में। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। एमोइबा भी तो ऑर्गेनिज्म है ना, है तो सिंगल सेल, लेकिन एमोइबा में भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जा रहा है। कैसे? एमोइबा ने जो खाना खाया, फूड खाया, वो फूड किस में बदल गया? फूड वैक्यूल में। अब फूड वैक्यूल के अंदर खाने में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर में तोड़े जाएंगे। ठीक है, और एक बार जब सिंपलर सब्सटेंस में टूट गए तो उन सिंपलर फूड का बॉडी के, एमोइबा के बॉडी में क्या होगा? डिफ्यूजन। मतलब यहां से ये सिंपलर फूड बॉडी में डिफ्यूज हो जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल की सरफेस से, एमोइबा की सरफेस से बाहर थ्रो कर दिए जाएंगे। तो यहां से ये बेकार चीज थ्रो कर दिए जाएंगे, वेस्ट। तो एक तरीके का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही तो है। एमोइबा में कहाँ अपना खाना खुद बना पा रहा है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहाँ पाया जा रहा है? एमोइबा ने क्या किया? अपनी सेल मेम्ब्रेन की मदद से उसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, और उससे अब फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर मिला लिया, और वे फूड बन गया फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में जो खाना है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसे सिंपलर फूड में तोड़ा जाएगा,
और जो सिंपलर फूड में जो काम की चीज़ें हैं वो एमोइबा के सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगी, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे एमोइबा के शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस है, याद रखना है, न्यूट्रिशन इन एमोइबा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि एमोइबा को न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में या फूड को एक्वायर करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो वो हेल्प कर रहा है सूडोपोडिया। कौन? सूडोपोडिया, जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पे वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दे रहा हूं, ठीक है। डन। चलिए, पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज ए डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन ए स्पेसिफिक स्पॉट, ठीक है। अब ये जो स्लीपर जो हमारी चप्पलें होती हैं उसी शेप का होता है पैरामीशियम। ये भी अमोइबा की तरह एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस पैरामीशियम के शरीर में ये हेयर लाइक आप देख रहे हो, बाल जैसे दिख रहे हैं, और इन्हें कहते हैं हम सीलिया, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। अब मान लो खाना यहां आ गया, ठीक है, लेकिन पैरामीशियम में जो फूड है इज टेकन इट एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। एक ही जगह से खाना खाते हैं, जैसे हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, नाक से खा सकते हैं, कान से खा सकते हैं, नहीं, खाना तो एक ही जगह से अंदर जाएगा। पैरामीशियम में भी एक ही जगह से खाना अंदर जाता है। मान लेते हैं वो जगह ये, तो ये जो सीलिया है, अब अगर खाना यहां आ गया तो सीलिया इस खाने को क्या करेगा? पुश करेगा, ढकेलेगा, और ढकेल ढकेल के ये सीलिया खाने को कहां ले आएगा? वहां ले आएगा जहां से ये खाना पैरामीशियम के अंदर जाना है। तो पैरामीशियम को खाने में कौन हेल्प कर रहा है? सीलिया। एमोइबा को खाने में कौन हेल्प कर रहा है? सूडोपोडिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसा अभी तक आपने देखा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में? अमोइबा में और पैरामीशियम में। लगभग वैसा ही आपको यहाँ किस में देखने को मिलेगा? ह्यूमन बींग्स में। हम भी अपना खाना नहीं बना पाते तो हम भी बाहर से खाना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, उसको बॉडी के अंदर सिंपलर फूड में तोड़ते हैं। तो अब हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने के लिए भगवान ने इंसानों को कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ने के लिए एक एलिमेंट्री कैनाल दे रखी है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक है, स्ट्रक्चर है, जो हमारे बक्कल कैविटी यानी माउथ से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर खत्म होती है कहां? एनस पे। द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। और यही एलिमेंट्री कैनाल किस में हेल्प कर रही है? डाइजेशन में, या कह लो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। तो ये ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल है। अब इस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम में आइए इंपॉर्टेंट ऑर्गन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है बक्कल कैविटी, हमारे माउथ के अंदर की जो जगह है, जहां जीभ, दांत, ये जो अंदर की स्पेस है, इसे बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये बक्कल कैविटी, फिर इसके बाद खाना खाने वाली पाइप यानी फूड पाइप में जाएगा, जिसे ओइसोफेगस कहते हैं। फिर यहाँ से खाना किस में आएगा? स्टमक में, पेट में, ये हो गया स्टमक। फिर स्टमक से खाना किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना किस में जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर एनस से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं, जो इस एलिमेंट्री कैनाल से अटैच है, ठीक है। मतलब इस ट्यूब का हिस्सा, मतलब जुड़े हुए हैं, ट्यूब के अंदर नहीं है, ट्यूब से जुड़े हुए हैं। जैसे ये पैंक्रियाज आप देख पा रहे हो यहाँ, ये पैंक्रियाज, ये भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये लीवर, ये भी हेल्प कर रहा है। ये गॉल ब्लैडर, ये भी हेल्प कर रहा है। तो गॉल ब्लैडर हो गया जो बाइल को स्टोर करता है, ठीक है। लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, कहीं ना कहीं सबका रोल है किसमें? डाइजेशन में। तो शुरू कहाँ से हुआ? माउथ या बक्कल कैविटी से, और एलिमेंट्री कैनाल खत्म कहाँ हुआ? एनस पे, और बीच में ये सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ गया? अब आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले खाना कहाँ से एंटर करेगा? बक्कल कैविटी, माउथ से एंटर करेगा, है ना। अब बक्कल कैविटी में क्या है? बक्कल कैविटी में दांत है,
दांत खाने को क्रश करता है, ठीक है। तो क्रशिंग ऑफ फूड कौन कर रहा है? क्रशिंग ऑफ फूड ये हमारे दांत कर रहे हैं। Since the lining of the canal is soft, the food is also weighted to make it passage smooth when we are something we like our mouth waters. अब देखो, दांतों ने खाने को तोड़ दिया, चबाने की वजह से खाना टूटा, लेकिन खाना तो ड्राई है, सूखा हुआ है। अब सूखे खाने को निगलोगे तो खाना अटक जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, रोटी खाए, रोटी थोड़ी सूख गई थी, खाते समय निगला नहीं जा रहा है ना। तो इसीलिए अगर हम उस ड्राई खाने को थोड़ा वेट कर दें, भिगा दें, तो आसानी से निगल लेंगे, फ्रिक्शन कम होगा। तो ये काम कैसे होगा? पानी से थोड़ी भिगाएंगे। हमारे मुंह में बनता है लार, सलाइवा। तो सलाइवा हमारे क्रश्ड फूड को, दांतों ने खाने को क्रश किया, खाना टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। लेकिन ये एंजाइम्स ने अभी नहीं तोड़ा है, भाई एंजाइम्स आगे तोड़ेंगे, बस साइज छोटी हो गई है। दांतों ने खाने को तोड़ के उसका साइज छोटा किया है, लेकिन खाना अभी भी उसी फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, बस उसकी साइज छोटी हो गई। अब इस खाने को सलाइवा के साथ मिक्स हो गया तो ये गीला हो गया, तो इसे निगलना आसान रहेगा, ठीक है। तो जब भी हम खाना खाते हैं, मुंह में सलाइवा बनता है, तो कहते हैं मुंह में पानी आ गया खाना देखकर, तो वो पानी नहीं है, वो तो सलाइवा है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। अब इस सलाइवा में होते हैं क्या? एंजाइम, क्योंकि ब्रेक डाउन कौन करना है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तो एंजाइम ही ब्रेक करेगा। और हमने पढ़ा भी है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म में एंजाइम्स होंगे जो बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ेंगे, ठीक है। तो दांतों ने कॉम्प्लेक्स फूड को ऐसा तोड़ा कि उसका साइज छोटा हो गया। अब वो कॉम्प्लेक्स फूड अभी भी है, लेकिन साइज छोटी हो गई। अब वो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। अब सलाइवा में क्या है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज। ये एंजाइम कौन बनाता है? एक ग्लैंड बनाती है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड बनाती है एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, और ये एंजाइम मौजूद होता है सलाइवा में। तो हम ये कह सकते हैं कि सलाइवा को किसने बनाया? सलाइवरी ग्लैंड ने। और इसी सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है? हमारे फूड जो हमने खाया, चबाया, उसमें जो स्टार्च है उसे माल्टोज में तोड़ देता है। तो ब्रेक डाउन हुआ कि नहीं? ठीक है। इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट लाइक एंजाइम्स। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो भगवान ने इंसानों के न्यूट्रिशन के लिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो इंसानों में पाया जाता है, उसके लिए भगवान ने एलिमेंट्री कैनाल दिया है। एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी में दांत होते हैं जो खाने को क्रश करते हैं, और फिर सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा बनाते हैं, जिससे हमारा खाना गीला भी हो जाता है, जिससे निगलना आसान हो जाए। और इसी सलाइवा में एंजाइम्स भी होते हैं जो खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करेंगे। अब वही हमको पढ़ना है, ठीक है, कौन सा एंजाइम कहाँ होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। तो माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड, अब आप देख रहे हो ये सब क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। तो हमारे गर्दन में अगल बगल सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनसे सलाइवा बना, कहाँ गया? बक्कल कैविटी में। और इस सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है? हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा? अब आप बताओ। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से। अगर हम वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हम आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो कहाँ से मिला? प्लांट से। और प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो याद करो, बनता है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे प्लांट किस फॉर्म में? रिजर्व में रख लेता है, स्टार्च के फॉर्म में। और वही रिजर्व भी तो हम जब प्लांट खा रहे हैं तो वही रिजर्व, वही स्टार्च हमारे बॉडी में गया ना। तो हम जब रोटी, चावल, मतलब आलू खा रहे हैं, तो यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स खा रहे हैं उसमें क्या है? स्टार्च। तो हम स्टार्च ले रहे हैं। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड। अब सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो इस स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में। तो स्टार्च टूटा, कार्बोहाइड्रेट यानी टूटा, तो ये सबसे पहला डाइजेशन शुरू हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन शुरू हो गया एंजाइम्स के थ्रू। कहाँ से शुरू हुआ? बक्कल कैविटी से। तो जैसे ही हम खाना रखे मुंह में, खाने को चबाया, खाना
सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, तो सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज ने अपना एक्शन किया और खाने में प्रोटीन और फैट को छोड़कर जो भी स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसे तोड़ दिया माल्टोज में। देखो ये स्टार्च छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। द फूड इज मिक्सड थॉरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग, ठीक है। और सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर रहा है? हमारी जीभ, टंग, जो मसल्स की बनी होती है, ठीक है। ठीक है, तो खाना हमारे बक्कल कैविटी में थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ। अब खाना यहाँ से कहाँ जाएगा? तो नेक्स्ट ऑर्गन क्या बताया था? ओइसोफेगस, ठीक है। कहाँ जाएगा? ओइसोफेगस में। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये बहुत ज़रूरी है कि खाने को लगातार पुश किया जाए, ढकेला जाए। खाना एक जगह रुक जाएगा तो ब्रेक डाउन कैसे होगा? तो इसके लिए जो एलिमेंट्री कैनाल जो ट्यूब है वो किसकी बनी है? मसल्स की बनी है। तो द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज़ मसल्स डैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, मतलब एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और इसी रिदमिक मूवमेंट के कारण जो खाना है, फूड है, वो हमेशा पुश किया जाता है आगे की तरफ। देख रहे हो, खाना यहाँ था, फिर ये निकला हमने तो यहाँ आ गया। तो ये जो खाना है वो हमेशा एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ पुश किया जा रहा है। तो ये कैसे पुश हो रहा है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं, लाइनिंग है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिदमिक फॉर्म में, तो ये लगातार खाने को पुश करते हैं आगे। और इसी रिदमिक मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में फूड को आगे की तरफ पुश करने का काम, टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ये कौन करता है? तो ये करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो कहाँ होता है मूवमेंट? हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में होता है ना। और लाइनिंग किससे बनी है? मसल्स में। तो मसल्स में ये मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिससे खाना लगातार पुश होता है। तो खाना हमने मुंह में चबाया, मुंह में सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को तोड़ा, अब खाना आगे की तरफ आ गया, किधर? ओइसोफेगस में, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। तो यानी ओइसोफेगस किसको कनेक्ट कर रहा है? हमारे बक्कल कैविटी को हमारे स्टमक से कनेक्ट कौन कर रहा है? ओइसोफेगस, क्योंकि इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है ना, ये देखो। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ओइसोफेगस क्या कर रहा है? हमारे माउथ को हमारे स्टमक से जोड़ रहा है। फूड इज टेकन टू द स्टमक विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप, जिसे ओइसोफेगस कहते हैं। स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन द फूड एंटर्स। अब जैसे ही खाना कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में, तो स्टमक थोड़ा फूल जाएगा ताकि जगह तो बने। भैया पॉलीथीन में कुछ भरोगे तो पॉलीथीन फैलेगी कि नहीं? बैलून में हवा भरोगे तो बैलून फूलेगा, तो स्टमक में खाना भरोगे तो स्टमक फूलेगा। तो वही लिखा है कि इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स। तो अगर ये लाइन पूछे कि ये कौन सा ऑर्गन है, तो आंसर इज स्टमक। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद द मोर डाइजेस्टिव जूस। अब जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचा, तो स्टमक जो होता है ना, वो ऐसे तरीके से मूवमेंट करता है। स्टमक की मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, ताकि एक मूवमेंट हो। और उस मूवमेंट के वजह से जो फूड स्टमक में पहुंचा है, वो फूड स्टमक में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ क्या हो जाए? अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक की मस्कुलर दीवारें क्या करती हैं? फूड को डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ पेट में मिक्स होने में मदद करती हैं, ठीक है। अब हमारा खाना स्टमक में आ चुका है, तो स्टमक में भी तो कुछ एंजाइम्स होने चाहिए। तो वो एंजाइम्स किस फॉर्म में निकलते हैं? अब जरा देखो। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो सलाइवा कहाँ से निकला था? सलाइवरी ग्लैंड से। तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो कहाँ होती है? इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, ठीक है।
वॉल्स ऑफ द स्टमक। अब देखो, ध्यान से देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि स्टमक की वॉल किसकी बनी है, तो आप कहोगे मसल्स की बनी है, हड्डी की थोड़ी बनी होगी, ठीक है। तो ये रही मसल्स, ये रही मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक। अब इन मस्कुलर वॉल में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बना रही है? डाइजेस्टिव जूस बना रही है। क्या बना रही है? डाइजेस्टिव जूस, या कह लो गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और इसी गैस्ट्रिक जूस में ये जो लिक्विड है ये है गैस्ट्रिक जूस, और इसी गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? 3 चीजें पाई जाती हैं। इसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पाया जाता है, कौन? पेप्सिन, ठीक है, और म्यूकस पाया जाता है। तो जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है, पेट की दीवारों में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें 3 चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन, और म्यूकस। तो यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेट में, है ना। पेप्सिन एंजाइम का लोकेशन क्या है? पेट। अब ये जो HCl है वो क्या करता है? इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, बोलता है तैयार हो जाओ, खाने को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। तो एसिड है तो कैसा माहौल देगा? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, और एसिडिक मीडियम किसको चाहिए? पेप्सिन एंजाइम को। तो वो माहौल देने का काम HCl ने किया, एसिडिक मीडियम दिया, और इस एसिडिक मीडियम के वातावरण में, माहौल में, ये पेप्सिन एंजाइम क्या हो जाएगा? अपना एक्शन करेगा और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। अब म्यूकस क्या करेगा? इसको भी तो कुछ काम करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी पेट की दीवारें खराब ना हो जाएं, जले ना, करोड ना हो जाए, इसको बचाने के लिए म्यूकस हेल्प करता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब आप उल्टा सुल्टा बाहर का खा ले, तो समोसा खा लिया, कचौड़ी खा लिया, चाट खा लिया, तो आपको इनडाइजेशन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो आपको ज़्यादा एसिडिक वजह से एसिडिटी हो जाएगी, खट्टी ढकारे आएंगे। तो खट्टा क्यों? एसिड तो खट्टा ही होता है ना, ठीक है। खट्टी ढकारे आएंगी, गैस बनेगी, तो वो इसीलिए होता है। फिर आप इनो पीते हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है कि नहीं। तो खाना पेट में आया, पेट की गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पेट की जो दीवारें हैं, मसल्स की जो दीवारें हैं, वॉल ऑफ द स्टमक, उसमें क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बना रही है? गैस्ट्रिक जूस, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, HCl, पेप्सिन एंजाइम, और म्यूकस। HCl क्या करता है? पेप्सिन के लिए एक्टिव, मतलब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन एंजाइम अपना एक्शन कर सके। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है? HCl से पेट की इनर लाइनिंग को बचाता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा खाना यहां तक आ गया। नेक्स्ट, अब द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान रखना है कि जब खाना पेट में है तो एक ये रास्ता है खाने के आने का, और ये रास्ता है खाने के जाने का। तो जब खाना पेट में है तो इस रास्ते को बंद करना पड़ेगा ना, नहीं तो खाना फिसल कर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो जब खाना पेट में लगभग खाना 4 से लेकर 6 घंटे के बीच में रहता है, 4-5 घंटे 6 घंटे के लगभग खाना पेट में रहता है, ठीक है। तो जो खाना है ना, वो जब पेट में है तो ये वाला रास्ता बंद होना चाहिए। तो बंद कैसे होगा? यहाँ की जो मसल्स हैं वो सिकुड़ कर ऐसे हो जाएंगी, छेद बंद हो गया। अब छेद बंद हो गया तो खाना कैसे आगे जाएगा? तो खाना पड़ा रहेगा स्टमक में। लेकिन जब खाने का डाइजेशन हो गया, अब खाने को स्टमक से कहाँ जाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये छेद खुल गया, अब खाना इसके अंदर घुस जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। तो खाने का जो एग्जिट है, बाहर निकलने को, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? तो द एग्जिट ऑफ फूड, ये लाइन अब समझ में आ गई होगी।
द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीजेस इट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो खाने को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करने का काम कौन कंट्रोल करता है? स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, ये मसल्स यहाँ होती हैं। जब खाने को पास करना होता है तो ये खुल जाता है, तो खाना ऐसे पास हो जाता है, नहीं तो ये बंद रहती हैं। स्फिंक्टर मसल्स का काम समझ में आ गया? स्फिंक्टर मसल्स का काम है टू कंट्रोल द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मान लेते हैं स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हुई, खाना स्मॉल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है, सबसे लंबा पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। अब लंबा बहुत है, लेकिन इस लंबे को हमने बहुत छोटी सी जगह में पैक कर दिया है। कैसे? कॉइल्ड फॉर्म में। जैसे धागा है, एक धागा लंबा लूं तो इतनी जगह लेगी, लेकिन उसी धागे को मैं ऐसे ऐसे घुमा दूं तो इतने से जगह में वो इतना लंबा धागा कॉइल्ड फॉर्म में आ जाएगा, स्पेस कम लगेगी। ठीक उसी तरह तो ये इतना लंबा है, फिर भी इतने कम जगह में कैसे एडजस्ट हो गया? क्योंकि इसकी जो कॉइलिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक्सटेंसिव कॉइलिंग के वजह से ये कॉम्पैक्ट स्पेस में कम जगह में फिट हो गया। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब कमाल की चीज़ देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ना, वो हर्बीवोरस एनिमल और कार्निवोरस एनिमल में अलग अलग होती है नॉर्मली तौर पे। तो जो हर्बीवोरस एनिमल है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा लंबी होती है, और जो मांसाहारी यानी कार्निवोरस एनिमल है उसमें लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी कम लंबी होती है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। वो खाना क्या खा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। प्लांट्स खा रहे हैं कि दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, हर्बीवोरस हैं कि कार्निवोरस हैं, तो क्या खा रहे हैं इस बेसिस पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अलग अलग एनिमल्स में डिपेंड करती है, वेरी करती है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास, हर्बीवोरस जो पत्तियों को, प्लांट्स को, घास को खा रहे हैं, नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट करना होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना, सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? प्लांट की सेल की सेल वॉल में। यानी जो भी प्लांट है वो किससे बना है? वो प्लांट की सेल वॉल से बना है। जो भी प्लांट है वो सेल से बना है। सेल, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल, और सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे तोड़ने में समय लगता है। तो खाना जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ेगा उसका सेल्यूलोज धीरे धीरे टूटेगा। तो अगर छोटी हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन तो सेल्यूलोज पूरी तरीके से नहीं टूट पाएगा, क्योंकि समय लगना है। खाना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो जितना लंबा इंटेस्टाइन होगा उतना ज़्यादा समय मिलेगा सेल्यूलोज को तोड़ने में। तो इसीलिए शाकाहारी जानवरों में जो प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं, उनका इंटेस्टाइन की लेंथ नॉर्म तौर पे नॉर्मली ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि वो सेल्यूलोज खाकर उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल है, जो मांस खाते हैं, तो मांस मतलब एनिमल का सेल, तो उन्हें तो बस एनिमल के सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है। सेल वॉल नहीं होता है तो एनिमल के सेल को डाइजेस्ट करना, तोड़ना आसान रहता है, तो बहुत कम समय में वो टूट जाता है। इसीलिए जो कार्निवोरस एनिमल है उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ शॉर्टर होती है। अब आप देख लो, आमतौर पे सबसे बड़े जानवर जो पाए जाते हैं अर्थ सरफेस पे वो कौन होते हैं? बड़े साइज के। जिराफ बड़े में आता है, हर्बीवोरस है। हाथी हर्बीवोरस है ना। गाय, भैंस हर्बीवोरस है। गैंडा हर्बीवोरस है ना। और जो सबसे बड़े कार्निवोरस हैं तो उनका साइज टाइगर, लायन यही है। इससे बड़े कार्निवोरस एनिमल तो है नहीं। तो आप खुद ही देख लो, बड़े साइज वाले जानवर अधिकतर शाकाहारी हैं, है ना। समझ में आया? तो ये रीज़न है। रीज़न ये है कि वो क्या खाते हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर वो प्लांट्स खा रहे हैं
तो उनकी इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होगी। अगर वो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं यानी कार्निवोरस हैं तो उन्हें सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट करना, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होगी, शॉर्टर होगी, और उसको डायग्राम से यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, खाना स्टमक से अब कहाँ जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन अब देखो सबसे लंबा भी है, एलिमेंट्री कैनाल का, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है। ठीक है, और एक ऐसा जगह है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, एक मात्र ऐसी जगह है, इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यानी कि अब इसको समझाता हूं, हमारे माउथ में क्या टूटा था, स्टार्च, प्रोटीन और फैट नहीं टूटा था। हमारे पेट में पेप्सिन एंजाइम ने किसको तोड़ा था, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं टूटा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट भी ब्रेक होगा और प्रोटीन भी ब्रेक होगा और फैट भी ब्रेक होगा। तो यानी कि डाइजेशन कंप्लीट तरीके से कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ भी नहीं छूटा, सबका डाइजेशन होगा, सबका ब्रेकडाउन होगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यानी इनको ब्रेकडाउन करने वाले सारे एंजाइम्स मौजूद हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस। अब तीनों का डाइजेशन हो सके इसके लिए लीवर से और पैंक्रियास से कुछ सिक्रीशन लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ लीवर और पैंक्रियास का रोल आ गया। अब आइए इसको समझते हैं। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। पेट में खाना जो था वो HCl की वजह से उसका नेचर क्या था, एसिडिक था। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं वो तभी वर्क कर पाएंगे जब सराउंडिंग क्या हो, एल्कलाइन, फूड एल्कलाइन हो। तो खाना स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है, तो उस एसिडिक फूड को एल्कलाइन फूड में बदलना पड़ेगा, तब जाकर ये एंजाइम्स वर्क कर पाएंगे और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ पाएंगे। तो एसिडिक फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका नेचर एल्कलाइन में कैसे बदला जाए, है ना। तो इसके लिए काम करता है, लीवर में बनाया जाता है बाइल जूस। ध्यान से समझो, पैंक्रियास से निकलते हैं एंजाइम्स, लेकिन वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तभी तोड़ पाएंगे जब फूड का नेचर हो एल्कलाइन। लेकिन स्टमक से जो खाना आ रहा है वो तो एसिडिक है, तो इस एसिडिक फूड को एल्कलाइन फूड में कौन बदलेगा, लीवर में बनता है बाइल जूस, ये बदलेगा। तो लीवर में बनाया बाइल जूस को और इसे स्टोर कर दिया गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplishes this in addition to acting on fat। ठीक है, यानी कि बाइल जूस जो लीवर ने बनाया, ठीक है, लीवर ने क्या बनाया, बाइल जूस, और उस बाइल जूस ने एसिडिक फूड को एल्कलाइन में बदल दिया। तो यहां अगर मैं लिखूं कि एसिडिक फूड और इसको एल्कलाइन में बदल दिया, तो ये किसने बदला, आंसर इज बाइल जूस। और बाइल जूस कहां बना, बाइल जूस बना लीवर में। तो बाइल जूस का एक काम क्या हो गया, टू कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू एल्कलाइन फूड, या टू कन्वर्ट द नेचर ऑफ फूड इनटू एल्कलाइन। ठीक है, एसिड से, एसिडिक नेचर से एल्कलाइन नेचर में बदलना। अब बाइल जूस का एक काम और है, क्या काम है, देखो, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स which makes it difficult for enzyme to act on them। अभी जो हमने खाना खाया उसमें फैट भी तो है, जैसे आप घी खा रहे हो, आप ऑयल खा रहे हो, है ना। तो जब भी आपने घी खाया तो आपके शरीर में क्या गया, फैट। अब ये फैट ना तो माउथ में ब्रेक डाउन हुआ, कोई एंजाइम ही नहीं था, ना पेट में। तो अभी तक खाना जब तक पेट तक पहुंचा तब तक फैट का डाइजेशन हुआ ही नहीं। फैट वैसा का ही वैसा है, बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल फॉर्म में, है ना। मतलब समझ लो पानी से भरा गुब्बारा है तो वो गुब्बारे की तरह है अभी फैट, क्योंकि ना उसे तोड़ने का कोई एंजाइम माउथ में था ना पेट में था। पेट में पेप्सिन था जिसने प्रोटीन को तोड़ा, माउथ में क्या था, सलाइवरी एमाइलेज जिसने स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा। फैट तो अभी तक टूटा ही नहीं है। पहली बार फैट कब टूटेगा, जब फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। कौन तोड़ेगा, एंजाइम्स। एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं, पैंक्रियास से। लेकिन पैंक्रियास से जो एंजाइम्स आएंगे
वो फैट को तभी तोड़ पाएंगे जब फैट पहले से कंपैरिजन में छोटे रूप में, छोटे साइज में टूट गया हो। तो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे साइज में तोड़ने का काम ये बाइल जूस में पाए जाने वाले बाइल सॉल्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े साइज हैं, उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बदलने का काम कौन करेगा? बाइल जूस में पाए जाने वाले बाइल सॉल्ट। तो ये बाइल सॉल्ट कहाँ होते हैं? बाइल जूस में ही होते हैं। तो यानी बाइल जूस के दो काम, एक काम एसिडिक फूड को एल्कलाइन फूड में बदलना, और दूसरा काम बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, ताकि जब पैंक्रियाज से एंजाइम इस फैट पर एक्शन करे तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। और फैट के इसी बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ने के प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमल्सिफिकेशन। तो इसको अगर मैं समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं, जैसे मान लो ये फैट का बड़ा ग्लोब्यूल है, अब बाइल जूस कह लो या बाइल सॉल्ट कह लो, ठीक है, बाइल जूस या बाइल सॉल्ट। अब इस बाइल सॉल्ट ने क्या किया? फैट के इस बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। है ना? अब आप ही बताओ, फैट का बड़ा ग्लोब्यूल छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट गया, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसने किया? बाइल जूस ने, या कह लो बाइल सॉल्ट ने किया। किसने बनाया था इसे? लीवर ने। तो दो काम है बाइल जूस के, पहला एसिडिक फूड को एल्कलाइन में बदलना, दूसरा बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, साइज छोटी कर देना, ताकि जब पैंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम इस फैट पर एक्शन करे तो उन एंजाइम्स का एक्शन बढ़ जाए। एक्शन क्यों बढ़ जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ गया ना। जैसे मान लीजिए एक चौक है, चौक को मैंने लिया और पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो पानी में डिसॉल्व होने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उसी चौक को मैंने पाउडर फॉर्म में बदल दिया और उस पाउडर को मैंने पानी में डाला तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? जब चौक को मैंने चूरा बना दिया तो उसका साइज छोटा हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब पानी ज़्यादा चौक के कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी डिसॉल्व होगा। सेम चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ। बात समझ में आई कि बाइल जूस ने, या कह लो बाइल सॉल्ट ने, जब फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ा तो इन छोटे ग्लोब्यूल्स पे जब पैंक्रियाज के एंजाइम एक्शन करेंगे तो उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये कौन से एंजाइम है? पैंक्रियाज वाले एंजाइम। ठीक है, चलिए अब जो खाना है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका था, उसका एसिडिक मीडियम एल्कलाइन में बदल गया और फैट का एमल्सिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, अब एमल्सिफिकेशन के बाद अब क्या होगा? अब सबसे पहले इस खाना मान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ है, यहाँ से एंटर किया खाना। ठीक है, खाना यहाँ से एंटर किया, अब खाना यहाँ है, इसको ऐसे में बना देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, खाना यहाँ पहुँचा है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो पैंक्रियाज है, येलो कलर की जो पैंक्रियाज है, इस पैंक्रियाज से क्या निकलेंगे? एंजाइम्स। तो द पैंक्रियाज सेक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। अब यहाँ से जूस निकलेगा, ये जूस पैंक्रियाज से निकल रहा है, इस जूस को कह रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस। अब इस पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम है, कौन से एंजाइम है? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन, और एमल्सिफाइड फैट को, एमल्सिफाइड फैट यानी ये वाला फैट, इस एमल्सिफाइड फैट को और तोड़ना। इसे और तोड़ने के लिए पैंक्रियाटिक जूस में है लाइपेज। ठीक है, तो यानी पैंक्रियाटिक जूस में दो तरीके के एंजाइम है, एक एंजाइम ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ेगा, और लाइपेज जो एमल्सिफाइड फैट को और तोड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अब समझ लो कि पैंक्रियाज से ये पैंक्रियाटिक जूस निकला और ये पैंक्रियाटिक जूस आकर मिक्स हो गया किस में?
ये आकर मिक्स हो गया खाने के साथ। ठीक है, तो पहले से लीवर ने जो बाइल जूस बनाया था उसने फूड के फैट को और तोड़ दिया था। अब पैंक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज है उस एमल्सिफाइड फैट को और तोड़ देगा, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ेगा। तो आप कहोगे सर प्रोटीन तो टूट चुका है पेट में, तो फिर क्यों टूट रहा है? अरे कई बार तोड़ा जाता है, एक बार तोड़ा साइज छोटी हो गई, फिर तोड़ा, फिर और। तो प्रोटीन को तोड़ा था सबसे पहली बार किसने? पेट में पेप्सिन ने, और फिर उसे और तोड़ेगा ट्रिप्सिन। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द, अब देखो, ठीक है, अब खाना यहां आगे बढ़ेगा। हाँ सर आगे बढ़ेगा। तो ये समझ लो इंटेस्टाइन की शुरुआत है, स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत है। अब खाना धीरे धीरे आगे भी तो बढ़ेगा। तो जब इंटेस्टाइन का आगे वाला हिस्सा आएगा, यानी कि शुरुआत के हिस्से के बाद आखिरी हिस्सा आएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवालों में, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। तो खाना जब इंटेस्टाइन की शुरुआत हुई तो वहां पैंक्रियाटिक जूस निकला जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम थे, और फिर खाना जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ा तो आगे के हिस्से में, स्मॉल इंटेस्टाइन के मतलब आगे वाले हिस्से में, शुरुआत वाले में नहीं। जैसे यहाँ मान लो पेट है, ये पेट है, तो पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, अब यहाँ पैंक्रियाटिक जूस निकला, ठीक है, उसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम ने खाने को और तोड़ा, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को और ब्रेक डाउन किया। अब खाना और आगे बढ़ा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जैसे जैसे खाना और आगे बढ़ेगा तो ये आगे वाले स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवालों में पाया जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और वो निकालते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और ये जूस खाने को और तोड़ेंगे, और फाइनली जो हमारा फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा, यानी सबसे छोटे फॉर्म में। जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में टूट जाएगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो एंड प्रोडक्ट है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे थे? आपने ये देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस के वजह से फैट और कार्बोहाइड्रेट और क्या कहते हैं वो टूटा, है ना, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट टूटा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स थे उसके वजह से यही फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और टूटे, और इतना टूट गए कि अपने सबसे सिंपलर फॉर्म में आ गए, यानी अब ये और ज़्यादा नहीं टूट सकते। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलर फॉर्म क्या था? ग्लूकोज। प्रोटीन का सबसे सिंपलर फॉर्म एमिनो एसिड, और फैटी एसिड का सबसे सिंपलर फॉर्म, फैट्स का सबसे सिंपलर फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब इसको मैं एक तरीके से ऐसे समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इधर स्टमक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद शुरू हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत है और ये एंड है। तो शुरुआत में क्या निकल रहा है? शुरुआत में जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें जो ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम है वो खाने को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, फिर खाना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आगे जो इंटेस्टाइन की वॉल्स में, इन दीवालों में जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड से निकल रहा है इंटेस्टाइनल जूस, और इस जूस में एंजाइम है। तो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच रिलीजेस इंटेस्टाइनल जूस, और ये इंटेस्टाइनल जूस फाइनली क्या कर रहा है? सारे प्रोडक्ट को अपने एंड प्रोडक्ट में तोड़ दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया? ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो एंड प्रोडक्ट आपको याद रखना है। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, और फैट का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां से डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो फूड का ब्रेकडाउन हो गया, डाइजेशन हो गया, लेकिन ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये जो एंड प्रोडक्ट में टूट गए, है ना भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को हमने तोड़ा तो एंड में ये मिले,
तो ये अभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है ना, अब इनको बॉडी में चाहिए, तो बॉडी में अब इनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो पहले डाइजेशन होगा और फिर काम की चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा। काम की चीज़ें एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। तो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो अब इंटेस्टाइन की दीवारों से इन काम की प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके इसके लिए सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की दीवार होती है ना, उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें विलाई कहते हैं। और विलाई की वजह से, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो विलाई का अगर आपसे पूछे फंक्शन तो क्या लिखोगे? विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विलाई की वजह से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही विलाई कह रहे हैं, तो इनसे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये जो विलाइज है ना, इनके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। द विलाइज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। तो ये जो एब्जॉर्ब फूड है, ये एब्जॉर्ब होकर कहाँ आ जाता है? एब्जॉर्ब फूड आ जाता है इसी ब्लड में, और ब्लड से ये बॉडी के हर सेल तक जाता है, और जहाँ इसी फूड का यूज़ करके एनर्जी बना लिया जाता है और उससे रिपेयर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम होता है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन हो गया, है ना? समझ में आई बात? अब जो बचा हुआ फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड, वो लार्ज अभी तक फूड कहाँ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ तोड़ा भी गया और एब्जॉर्प्शन भी हुआ। अब जो खाना बच गया है उसमें बस थोड़ा बहुत पानी है, बाकी काम की चीज़ें ख़त्म है, पानी है काम का। अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जिस खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ वो खाना अब लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी हमारा एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी किसका? पानी का। क्योंकि एमिनो एसिड और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका था विलाइज की मदद से। तो जब अनअब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, यानी कि ये वाले हिस्से में, तो केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी डाइजेशन कुछ भी नहीं होता। ठीक है? और फिर पानी एब्जॉर्ब हो गया, अब रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। अब पानी भी एब्जॉर्ब हो गया, तो अब खाने में कुछ काम का चीज़ नहीं बचा, तो उस खाने को हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं एनस के थ्रू। और यहाँ से ये अनएब्जॉर्ब, अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकाल रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। तो जैसे हमारे स्टमक में क्या था? हमारे स्टमक में स्फिंक्टर मसल थी जो कि स्टमक से खाने के एग्जिट को कंट्रोल कर रही थी। उसी तरह हमारे एनस से जो वेस्ट फूड है उसके एग्जिट को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वो है एनल स्फिंक्टर। ये भी एक प्रकार की मसल्स हैं। तो खाना यहाँ से होते हुए ऐसे स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर ये एनस के बाहर निकाल दिया गया। और इसके एग्जिट को कौन कंट्रोल कर रहा है? एनल स्फिंक्टर। फिर खाना जो एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लड में आया, ब्लड से बॉडी के हर सेल में गया, और हर सेल्स में उस रिस्पिरेशन में आगे पढ़ेंगे कि खाने से एनर्जी बनाया गया, और उस एनर्जी का यूज़ करके हम वर्क कर रहे हैं, अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ आकर आपने इस पूरे न्यूट्रिशन टॉपिक को समझ लिया। तो ध्यान रखना है कौन सा एंजाइम कहाँ पाया जाता है, एंजाइम क्या कर रहा है। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइल का फंक्शन, ठीक है, एंजाइम्स का फंक्शन, और वो एंजाइम्स कहाँ रिलीज़ हो रहा है, तो ये सब कुछ पूछा जाता है। तो आई होप कि अब आपको ये वीडियो एंड तक समझ में आ गया होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।